छात्रों गुड मॉर्निंग। कल हम आपको भोजन के घटकों में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन आदि के बारे में बताया। आज उनके बाद जो अपना अगला टॉपिक आ रहा है वह रोगशांस। रोगशांस को हम आहारी रेशे भी कहते हैं। आहारी रेशे, आहारी रेशे भी हमारे भोजन के मुख्य घटक है। ये हमारे भोजन के आयतन को बढ़ाते हैं। जो हम भोजन करते हैं, अन्न ग्रहण करते हैं, उसके आयतन को ये घटा देते हैं, ना बढ़ा देते हैं, आयतन को बढ़ा देते हैं, जिससे उनकी जो मात्रा है मल के रूप में होती है वो बढ़ जाती है। ये आहार में से हमें आलू, फल, सब्जियां और दालें ये आलू, फल, सब्जियां और दालें ये क्या है? आहारी रेशे हैं, रोगशांस हैं। ये हमारे भोजन में पाचन में सहायता करते हैं, भोजन के आयतन को बढ़ा देते हैं और ये हमारे शरीर के वृद्धि विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरा, अच्छा इसके दो कार्य हैं। एक तो इनके सेवन से जो भोजन है वो आंतों में चिपकता नहीं है। भोजन आहारी रेशों से भोजन आंतों में चिपकता नहीं है। हम जो भोजन करते हैं तो कई बार आपने किसी सुना होगा उनके कब्ज हो जाती है। कब्ज में क्या है? जो भोजन होता है उसका सही प्रकार से अवशोषण नहीं हो पाता है और वो आंतों में चिपक जाता है। वो मल के रूप में शरीर से बाहर नहीं निकल पाता है और कहते हैं उसको बदहजमी कहें या अपच कहें या कब्ज कहें, इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और ये अपच है, ये भी रोगों का कारण है। भोजन आंतों में चिपकता नहीं है, शरीर से बाहर आ जाता है आसानी से। और दूसरा, ये भोजन के आयतन को बढ़ाते हैं। भोजन के आयतन को बढ़ा देते हैं। मैदा युक्त जो भोजन होता है छात्रों, मैदा का भोजन अधिक आंतों से चिपकता है। इस प्रकार है मैदा युक्त भोजन का सेवन कम करना चाहिए। मैदा के जो भोजन है जैसे आपके समोसे हैं, कचौरी हैं, इस प्रकार के जिनमें मैदा का अधिक उपयोग होता है, अंदर कुछ मात्रा में हम दूसरे पदार्थ डालते हैं बेशक, लेकिन जो बाहर की मात्रा में है उसमें मैदा का अधिक उपयोग होता है। दूसरा भी तली पकी होती है, तो ये हमारे भोजन में क्या करती है? आंतों की चिपकता है और फिर इसका अच्छी तरह से अवशोषण नहीं हो पाता है, मोटापा बढ़ता है और रोगों का कारण बनता है। ये हो गया भोजन के आयतन को बढ़ा देते हैं, भोजन आंतों में चिपकता नहीं है, ये आहार रेशों के कारण होता है। अगला जो अपने है जल भी हमारे शरीर में जो भोजन हम ग्रहण करते हैं उसके पचे भोजन को अवशोषण में हमारी सहायता करता है। आंतों की जो भोजन आंतों में अवशोषित होता है वो जल में घुल करके और अवशोषित होता है और शरीर के विभिन्न भागों तक और पहुंचता है और विभिन्न क्रिया जो शरीर शारीरिक क्रियाएं उनमें उपयोगी होता है। भोजन में जल विलायक के रूप में काम करता है जो पोषक तत्व में। दूसरा, जल मूत्र और पसीने जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो जल में घुल करके मूत्र और पसीने के रूप में जल में घुल करके शरीर से बाहर आ जाते हैं। जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उन वे हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं और उनको शरीर से बाहर निकालना अत्यंत आवश्यक है। यदि अपशिष्ट पदार्थों को हम शरीर से बाहर नहीं निकाल पाएंगे तो व्यक्ति की कुछ दिनों में ही मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि हानिकारक होते हैं। इसलिए इनको बाहर निकालना आवश्यक है। बाहर निकालने के लिए मूत्र व पसीने के रूप में और पसीने में इसका निष्कासन होता है। मूत्र व पसीने के को बाहर निकालने में, पसीने को
शरीर से बाहर निकालने में जल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भोजन के अवयवों को जो घटक है उनको विलयन के रूप में उसमें घोल करके आंतों द्वारा अवशोषित करे जाते हैं। ये इसके कार्य हैं जल के। अगला अपना जो टॉपिक आ रहा है वो है संतुलित आहार। छात्रों, संतुलित आहार क्या है? हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए हमें वह उस भोजन की आवश्यकता होती है। अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए उस भोजन की आवश्यकता होती है जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में और अनुपात में उपस्थित हो। वह आहार जिसमें हमारे स्वस्थ शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व उचित अनुपात में आवश्यक होते हैं, उन्हें कहते हैं संतुलित आहार। एक संतुलित आहार जिसमें रोटी, चावल, दाल, सब्जियां, वह फल। यदि किसी भोजन में ये सब चीजें उपलब्ध हैं और वसा के रूप में थोड़ा मक्खन हो या जो अपनी रोटियां होती है अपन जो पढ़ते हैं ऊपर थोड़ा घी लगा देते हैं रोटी के ऊपर, उससे क्या है हमारे शरीर में वसा की पूर्ति हो जाती है। सूक्ष्म मात्रा में हो चीजें लेकिन उसकी पूर्ति आवश्यक होती है। आप तले पके खाते हैं तो उसमें अधिक मात्रा में होती है और खाली रोटी पे थोड़ा सा हल्का सा घी लगा खाते हैं तो उसमें उसके पोषक तत्व की पूर्ति हो जाती है। रोटी, चावल, दाल, सब्जियां, फल और सलाद आदि जो मुख्यांश है आहारी रेशे इनके द्वारा हमारे भोजन में सभी पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है। तो ऐसा आहार जिसमें हमारे शरीर की वृद्धि विकास के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा में हो वो संतुलित आहार कहलाते हैं। दूध अपने आप में एक संतुलित आहार है। दूध क्या है कि संतुलित आहार है। इसमें शरीर के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्व हैं उपलब्ध होते हैं। इसी कारण जो छोटा बच्चा शिशु होता है वो 6 माह तक केवल माता के दूध पीकर ही और उस पर ही निर्भर रहता है। उसके बाद 6 महीने बाद उसको हम कुछ दलिया या कुछ पेस्ट बना करके आलू के मत करके या केले को दही में मिला करके थोड़ा पेस्ट टाइप में बना करके फिर इसको हम खिलाना सिखाते हैं। तो 6 महीने तक केवल दूध पर निर्भर रहता है। इसमें दूध में ये सभी पोषक तत्व विद्यमान होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन और जल की मात्रा उसमें होती है। ये सब चीजें दूध में होती है। दूध क्या है अपने आप में संपूर्ण पौष्टिक आहार होता है, इसे संतुलित आहार भी कहते हैं। छात्रों, उसके बाद अपना अगला टॉपिक आ रहा है अभावजन्य रोग। अभावजन्य रोग क्या है? वे रोग जो लंबी अवधि तक हमारे शरीर में कुछ पोषकों की कमी के कारण होते हैं, पोषकों के अभाव के कारण होते हैं, उन्हें हम अभावजन्य रोग कहते हैं। लंबी अवधि तक, बहुत अधिक लंबे समय तक किसी कारण पोषकों की अभाव, खनिज लवण है, विटामिन है, प्रोटीन है और कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, इनमें से किसी भी एक अवयव की कमी कारण, 2 अवयवों की कमी कारण लगातार हम उनका सेवन नहीं करते हैं तो उसके अभाव से जो रोग होते हैं वो रोग कहलाते हैं अभावजन्य रोग। अब इसके पश्चात आ रहे विटामिन एवं खनिज लवण। विटामिन एवं खनिज लवण, विटामिन एवं खनिज लवणों के अभाव से होने वाले भी कुछ रोग हैं, उनके बारे में देखिए। ये रोग हैं विटामिन की कमी से होने वाले। एक सारणी बना रहे हैं आपके सामने। सारणी में हम देखते हैं पहले विटामिन का नाम, विटामिन और कमी से होने वाला रोग, कमी से होने वाला रोग, होने वाला रोग, विटामिन का नाम, कमी से होने वाला रोग और उसके कुछ लक्षण। लक्षण क्या है वो लक्षण देखिए।
ये शरीर में विटामिन व खनिज लवण की कमी से होते हैं। विटामिन व खनिज लवण, खनिज लवण, इनकी कमी से होने वाले रोग। विटामिन, पहला है विटामिन ए, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन डी। उसके बाद कैल्शियम, कैल्शियम, आयोडीन, कैल्शियम, आयोडीन और लौह तत्व, लौह आयरन। ये कुछ आपको विटामिन और खनिज लवणों के नाम हैं। कल हमने विटामिन ई और विटामिन के बारे में बताया था, लेकिन वो विटामिन ई और के अपने इस कोर्स में नहीं दिए गए हैं। इसमें हमारे आगे जो खनिज लवण दिए हैं वो कैल्शियम, आयोडीन और लौह तत्व है, आयरन है, इनको शामिल किया गया है। अब विटामिन ए की कमी से क्या होता है? इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। रतौंधी, दृष्टिहीनता बोलते हैं इसको, दृष्टिहीनता, दिखाई कम देना, रात को कम दिखाई देना, रतौंधी रोग होता है। दिन में दिख जाता है लेकिन रात को ऐसे व्यक्ति को जिन्हें विटामिन ए की कमी होती है लंबे समय से, उनको रात को दिखाई नहीं देता, रक्तहीनता होती है। विटामिन बी, बेरी बेरी रोग, विटामिन बी, बेरी बेरी रोग, इसमें शरीर में कमजोरी आ जाती है, शरीर कमजोर होता है, जल्दी थक जाता है, इस प्रकार की स्थिति होती है। विटामिन सी, स्कर्वी, ये रोग होता है। इसमें मसूड़ों में सूजन आ जाता है और दंत क्षय होते हैं, जिसे पायरिया रोग हो जाता है। विटामिन बी की कमी से रिकेट्स, रिकेट्स रोग होता है। रिकेट्स में हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। अगला है कैल्शियम, कैल्शियम की कमी से भी अस्थि क्षय होता है, अस्थियां कमजोर हो जाती हैं, अस्थियां कमजोर, दंत क्षय। उसके पश्चात आयोडीन, इसकी कमी से घेंगा रोग होता है, गायट रोग भी कहते हैं इसको, और गलगंड रोग भी कहते हैं। ये आयोडीन की कमी के कारण होता है। और तीसरा है उसमें अंतिम है 7वां आयरन, लौह तत्व की कमी से शरीर में रक्त की कमी हो जाती है, रक्त की कमी, खून की कमी, ये आयरन के कारण होती है। इसमें एनीमिया रोग, इस रोग होने वाले रोग को एनीमिया, एनीमिया रोग होता है। रतौंधी के लक्षण है रात को दिखाई नहीं देना। बेरी बेरी रोग में हड्डियां, बेरी बेरी रोग में शरीर में कमजोरी आ जाना, जल्दी थक जाना, काम करने की इच्छा नहीं होना। स्कर्वी रोग में दांतों में मसोड़े के सूजन आ जाना, दांतों से रक्त बहना और घाव अधिक समय में भरना। रिकेट्स रोग में हड्डियां कमजोर हो जाती है, दंत क्षय होता है और हड्डियां कमजोर होकर के बुढ़ जाती हैं। कैल्शियम की कमी से भी हड्डियां कमजोर और दंतों का क्षय, दांत टूटने लग जाते हैं। गायट रोग, आयोडीन कमी से घेंगा, गला सूज करके यहाँ से, ये जो गला है यहाँ सूज करके लटक जाता है, इस प्रकार का होता है, उसे घेंगा या गलगंड रोग कहते हैं। आयरन, रक्त की कमी से एनीमिया होता है, शरीर में रक्त की कमी होती है। छात्रों, आज तो आप इतना ही करना है। शेष इसके बारे में जो अगला टॉपिक है हम कल बताएंगे, इसको अपने कॉपी में नोट कर लेना। धन्यवाद।